हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 31 अक्टूबर दिन विशेष के रूप में आज हम बात करेंगे 31 अक्टूबर को क्या क्या हुआ है। तो 31 अक्टूबर को आज ही के दिन हम भारत में एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2014 में हुई थी। 2014 से एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसलिए ये मनाया जाता है कि 31 अक्टूबर के दिन ही यानी 31 अक्टूबर 1875 को भारत को एक करने वाला लौह पुरुष की जन्म तिथि मनाते हैं हम लोग, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल का जन्मदिन है ना, इसलिए इसको एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। आज चर्चा का मुख्य रूप से विषय होगा कि 31 अक्टूबर के दिन ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। यानी इंदिरा गांधी की हत्या कैसे हुई, भिंडरावाले कौन था, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, अकाली दल क्या है, मुख्य रूप से इसी पर आज का बातचीत किया जाएगा। और आज लिखने के रूप में हम कम उपयोग करेंगे, कम से कम लिखेंगे और अधिक से अधिक बात कहने के प्रयास करेंगे। जो विद्यार्थी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये विषय हो सकता है आज़ादी के बाद भारत का। उसके बाद दूसरा ये सब्जेक्ट निबंध में भी हो सकता है। निबंध के रूप में आपको ये आतंकवाद के रूप में आ सकता है कि क्षेत्रीय आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, क्षेत्रीय आतंकवाद के ऊपर लिखने के लिए आ सकता है। और कोई भी विषय में आतंकवाद के रूप में अगर आ जाता है तो ये आतंकवाद के रूप में भी इस विषय को जाना जा सकता है। क्षेत्रीय असमानताएं के रूप में भी जाना जा सकता है। राजनीतिक विज्ञान का भी कुछ एक भाग इसमें आ सकता है। तो मूल रूप से क्या कर सकते हैं कि ये विषय जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज़ादी के बाद के भारत का इतिहास के रूप में इसको भी पढ़ा जाता है। तो सिविल सेवा परीक्षा के लिए तो जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो ये हो गया। उसके बाद जो व्यक्ति एक आम नागरिक के रूप में भी आपको ये देखना चाहिए कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करने में क्या साजिश रची गई थी, क्या गलती की गई थी जिसके कारण उनकी हत्या हो गई, और हत्या के पीछे किनका हाथ हुआ, कैसे हुआ, कि खुद उनके द्वारा ही इस समस्या को लाया गया था। तो इस प्रकार की बातचीत आज का सेशन में किया जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का सेशन का। तो हम ज़्यादा विस्तार पीछे नहीं ले जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा होने का डर रहता है। तो इसलिए हम शुरू करते हैं कि ये डर जो आप जानते हैं कि 1975 से 77 तक क्या चला था, देश में आपातकाल लगा हुआ था और 77 में जाकर ये समाप्त हुआ। और 77 में देश में लोकसभा चुनाव हुई। लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की बहुत हार हो गई ना, बहुत, आप ऐसा कह सकते हैं कि लगभग अधिकतर क्षेत्रों में इंदिरा गांधी की हार हुई और जिसके कारण उसके हाथों से सरकार चली गई। सरकार में जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में और जनता पार्टियों ने अपने गठबंधन के मदद से मोरारजी देसाई के नेतृत्व में एक सरकार का गठन किया। लेकिन वो सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चला, उसके बाद फिर से दूसरा सरकार बना। तो सरकार की बात यहाँ हो नहीं रही है। 1977 में ही क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के हाथ से उत्तर भारत के अधिकतर जो विधानसभा चुनाव हो रहा था उस समय अधिकतर उनके हाथ से सीट जाता रहा। यानी अधिकतर राज्यों में क्या हो रहा था कि चुनाव होने के बाद कांग्रेस पार्टी हार रही थी और कांग्रेस पार्टी हार रही थी। तो इसी में एक राज्य था पंजाब। हम आज मूल रूप से पंजाब की ही बात करेंगे। पंजाब में क्या हुआ कि 1977 में अकाली दल के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। अकाली दल, एक और दल मिलकर गठबंधन की सरकार अकाली दल के द्वारा बनाया गया था। अकाली दल की स्थापना जो है सिख समुदाय के
वर्चस्व के रूप में आप कह सकते हैं समस्याओं के समाधान के लिए 1920 में, यानी आज़ादी जिस समय नहीं मिली थी उसी समय सिख समुदाय के अपने सिख समुदाय के बात को रखने के लिए 1920 में इसकी स्थापना की गई थी अकाली दल को। और दल के स्थापना के बाद ये बराबर सिख के मांग को उठाते रहे हैं ना। आज़ादी के समय भी ये सिख संप्रदाय के मांग को उठाया था और धीरे धीरे इसका वर्चस्व था सिख समुदाय में इतना था कि बहुमत इसके पक्ष में जाता रहा। और 1967 में भी इन्होंने सरकार बनाई थी, 1977 में इनके द्वारा सरकार बनाया गया था। तो इंदिरा गांधी की राजनीतिक समस्या यही आने लगी और ख़ास करके उस समय जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो चाहते थे कि एक ऐसा व्यक्ति को लाया जाए जो क्या करे कि अकाली दल को पछाड़ के सिख समुदाय में अपना वर्चस्व स्थापित करे। वैसे व्यक्ति के तलाश में आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी के सरकार में उनका छोटा लड़का जो था उनका बहुत ज़्यादा चलता था। छोटा लड़का यानी संजय गांधी, संजय गांधी का बहुत ज़्यादा चलता था। तो संजय गांधी और ज्ञानी जेल सिंह उस समय भारत के यानी कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता होते थे। तो ज्ञानी जेल सिंह और संजय गांधी के मदद से क्या किया गया कि अकाली दल को पछाड़ने के लिए यानी उसके प्रभुत्व को कम करने के लिए एक व्यक्ति की तलाश की गई और उनके द्वारा 2 व्यक्ति लाया गया संजय गांधी के पास कि ये व्यक्ति देखिए कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है जो क्या करे कि अकाली दल को पछाड़ सके, उसके वर्चस्व को उसके क्षेत्र में, यानी सिख समुदाय के ही व्यक्ति है। अब गांव के राजनीतिक में ही देखिएगा कि अगर एक ही जाति के एक व्यक्ति खड़ा हो रहा है और उसको दूसरे जाति को पता चल जाता है कि वो जाति जीत जाएगा तो क्या करता है उसी जाति में अपने मदद से एक वोटर को खड़ा कर देता ताकि उसके प्रभुत्व को कम हो जाए। ऐसे भी अकाली दल का प्रभुत्व जो था वो सिख में ही था, सिख समुदाय में ही अकाली दल का प्रभुत्व चलता था। वहाँ के हिंदुओं में और सिख समुदाय के दलित वर्ग में भी उसका प्रभुत्व नहीं चलता था। तो एक तो ऐसे ही था, तो थोड़ा भी कमज़ोर अगर किया जाएगा अकाली दल को तो कांग्रेस पार्टी आसानी से जीत सकती थी, लेकिन उसको थोड़ा सा कमज़ोर करने वाला एक ऐसा व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति चाहिए था जो उसको कमज़ोर कर सके। तो उसी में एक नाम आता है भिंडरावाले। भिंडरावाले कौन था? तो भिंडरावाले जो था ये उस समय कांग्रेस कहते हैं कि सिख समुदाय के एक दल का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और भिंडरावाले का तेवर जो था शुरू से ही इसका तेवर ज़्यादा चलता था। तो भिंडरावाले का तेवर संजय गांधी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि युवाओं में एक ऐसा होता है कि जो तेवर ज़्यादा दिखाता है युवा ज़्यादा उसी को पसंद करते हैं, नॉर्मल आदमी को पसंद करना नहीं चाहते हैं। तो ये तो बीत गया और क्या हुआ कि 1978 में इसी बीच क्या हुआ कि सिख संप्रदाय जो है उसके बाद एक को कहा जाता है निरंकारी। निरंकारी और सिख समुदाय में बराबर झगड़ा चलते रहता है। सिख संप्रदाय जो है ये मानता है कि गुरु गोविंद सिंह अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिबा को ही क्या किए कि गुरु बना दिए थे। ये सिख समुदाय का मानना है। अधिकतर सिख समुदाय जो निरंकारी सिख हैं वो जीवित गुरुओं में आस्था रखते हैं। जीवित गुरु का अर्थ हुआ कि वैसे गुरु जैसे आप जानते होंगे कि सिख में लगातार 10 गुरु हुए जो जीवित गुरु ही थे, लेकिन निरंकारी जो है वो जीवित गुरु में आस्था रखते थे। और निरंकारी और सिख में बराबर झगड़ा चलते रहता था। तो इसी बीच क्या हुआ, इस दोनों के झगड़ा में जो हुआ था उसमें लगभग 13 सिख मारे गए थे। और इसी दौरान क्या हुआ कि भिंडरावाले का नाम उजागर हुआ, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाया। धीरे धीरे समय बीतता गया। कांग्रेस सरकार के द्वारा 1980 में अकाली दल के सरकार को बर्खास्त कर दिया गया
और बर्खास्त होने के बाद अकाली दल का जितना भी नेता था, बर्खास्त का क्या कारण था उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें इंदिरा गांधी की हत्या तक हमें पहुंचना है ना, क्या क्या कारण था इसके प्रति हम चलते हैं। तो 1980 में सरकार के यानी अकाली दल के सरकार को बर्खास्त होने के बाद अकाली दल पुराने मांगों पर चल गया। और पुराना मांग क्या था कि 1973 में एक आनंदपुर साहिबा में एक सम्मेलन हुआ था और सम्मेलन में कुछ मांगे सिख समुदाय के द्वारा किया गया था। उस मांग में था कि चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाए, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में तीनों राज्य में सबसे ज़्यादा पानी पंजाब को मिलना चाहिए, और भी कुछ मांग थे। और ये मांग तो रखा ही सिख समुदाय, लेकिन कुछ चरमपंथी का अर्थ यही होता है कि जो जितना मांग होना चाहिए उससे बहुत आगे बढ़ जाना, यानी अपने चरम सीमा पर पहुंच जाना कोई भी चीज़ में, उसी को कहा जाता है चरमपंथी। हर एक समुदाय में होता है चरमपंथी होता है। और हर एक समुदाय में चरमपंथी होता है और उनका काम ही होता है कि अपने धर्म को चरम सीमा तक पहुंचा देना। तो कुछ चरमपंथी जो थे उनका कहना हो गया कि वो अलग खालिस्तान देश बनाने की मांग को उजागर कर दिया, यानी खालिस्तान की मांग पंजाब में उठने लगी। यानी क्या किया जाए कि सिख संप्रदाय के लेकर जितना भी व्यक्ति है उसको लेकर एक अलग स्टेट बना दिया जाए, राज्य बना दिया जाए जो स्वतंत्र हो। अकाली दल का मांग जो था, अकाली दल का जो नरम दल का व्यक्ति था, उनका मानना था कि अलग ही क्या किया जाए, एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया जाए और साथ में क्या हो, केंद्र और राज्य के परिभाषा को पुनर्परिभाषित किया जाए, यानी संघवाद को लाया जाए। संघवाद में ऐसा होता है जिस प्रकार अमेरिका में है उस प्रकार के संघवाद को लाने की बात कर रहे थे, लेकिन चरमपंथी क्या किए कि इसी को बढ़ा के अलग खालिस्तान देश मांग की घोषणा कर दी। और कहा गया कि हम क्या करेंगे, इसके विरुद्ध रैली करना शुरू कर देंगे। रैली कैसे किया जाएगा कि इसी बीच क्या हुआ कि 1982 में एक खेल का आयोजन किया जाना था। एशियाड खेलों का आयोजन नई दिल्ली में था। नई दिल्ली में एशियाड खेलों के आयोजन किया जाना था और इस खेल का मुख्य जो प्रबंधक होना चाहिए था वो राजीव गांधी को बनाया गया और राजीव गांधी इस खेल का प्रबंधक हुए और साथ में दिल्ली में कड़ा सुरक्षा इंतजाम किया गया और साथ ही दिल्ली पंजाब हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया गया। सील करने के बाद क्या हुआ कि इस दौरान पुलिस के द्वारा यानी जितना भी व्यक्ति उधर से आता था उसको चेक करने के बाद ही क्या किया जाता था कि अंदर दिल्ली में दाखिला होने देते थे। इस दौरान क्या कहते हैं कि गुरु कह अर्जुन सिंह जो एयरफोर्स के कमांडर थे, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उनको भी ऐसा कहा जाता कि बेइज्जती का सामना करना पड़ा पुलिस के द्वारा। उसके बाद भारत पाकिस्तान के युद्ध में जो पाकिस्तान के अधिकतर सैनिक को बंदी बनाने में मदद की थी, वो भी पंजाब से ही थे, तो उनको भी क्या हुआ कि इस दौरान दिल्ली आने में उनको भी बहुत बड़ी समस्या झेलनी पड़ी। और इसी समस्या को लेकर क्या किया गया कि भिंडरावाले ने क्या किया कि आंदोलन छेड़ दिया। कहा गया कि सरकार हम लोग यानी सिख को क्या करें, द्वितीय दर्जे का नागरिक मान रहे हैं और सही से व्यवहार नहीं कर रहे हैं और सही से व्यवहार नहीं करने के कारण हम सिख अलग खालिस्तान बनाकर ही मानेंगे। इसी बीच क्या हुआ कि कांग्रेस सरकार के द्वारा उस समय जो गृह मंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह को 25 जुलाई 1982 को क्या किया गया कि राष्ट्रपति बना दिया गया, ताकि क्या हो सिख समुदाय में जितना भी
व्यक्ति है उसको एक सहानुभूति मिल सके कि हमारे क्षेत्र का राष्ट्रपति बना है, तो क्या करे कि ये आंदोलन धीरे धीरे अस्थिर हो जाना चाहिए। लेकिन इसका प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भिंडरावाले के पीछे तो संजय गांधी और ज्ञानी जेल सिंह का हाथ तो था ही पहले से ही। उन्हीं के द्वारा ये इनको लाया गया था कि कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर सके। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये उल्टा होना शुरू हो गया और वो सिख समुदाय का मांग बनकर आगे खड़ा हो गया। वो तो प्रभुत्व हासिल कर लिया, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ भी वो हो गया, यानी सिख समुदाय के साथ वो मिल गया और सिख समुदाय के चरमपंथी के रूप में वो आगे विकास करने, यानी चरमपंथी समुदाय का एक मुखिया के रूप में उनका उभार होना शुरू हो गया। इसी बीच क्या होता है कि इतना तो ज्यादती होने के बाद, यानी एशियाड खेल में पुलिस के द्वारा ऐसा किया गया कि बहुत सारा सिख नाराज हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि उसी के कुछ दिन बाद, अब कह सकते हैं 1983 के शुरुआती में क्या हुआ था कि वहाँ के अमृतसर के डीआईजी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। और गोली मारे में ऐसा माना जाता है कि भिंडरावाले के आदमी के द्वारा ही उसको गोली मार दिया गया था कि जब वहाँ से अमृतसर के मंदिर जो है सिख का मंदिर, वहाँ से स्वर्ण मंदिर से जब लौट रहे थे, जिसको अकाल तख्त कहा जाता है, वहाँ से जब लौट रहे थे, वो प्रसाद, हाथ में प्रसाद है, और उसी समय उसके सीढ़ी पर ही गोली मार दी गई थी। और इतना भयानक स्थिति था कि कोई भी पुलिसकर्मी अपने अधिकारी को मृत यानी शव को उठाने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा फ़ोन किया गया भिंडरावाले को कि बहुत देर 2-3 घंटा हो गया, लाश वहाँ पड़ी हुई है, आप अनुमति दीजिए तब कोई उठाकर ले जाएगा। अनुरोध करना पड़ा वहाँ के मुख्यमंत्री को। उसके बाद भिंडरावाले ने कहा कि कहो पुलिस को ले जाने के लिए, तो पुलिस उसके बाद गई और वहाँ से लाश को उठाकर ले गई। धीरे धीरे इसी बीच में हिंदू और सिख में हिंसा बढ़ती जा रही थी। और इसी बीच एक खतरनाक घटना की बात कर सकते हैं कि खतरनाक घटना ऐसा हुआ कि 5 अक्टूबर 1983 को एक बस अमृतसर से जालंधर की ओर जा रही थी। एक बस कह सकते हैं कि कपूरथला से जालंधर की तरफ जा रही थी, उसको रोका गया और उसमें से जो हिंदू थे उसको छांट के बाहर निकाल के उसकी हत्या कर दी गई। यही नहीं हुआ, कुछ दिन के बाद भी इसी प्रकार की घटना हुई। इस घटना के बाद 6 अक्टूबर 1983 को पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, यानी आपातकाल पंजाब में लागू हो गया, क्योंकि उस समय जो दंगाएं हो रही थी उसको नियंत्रित करने का सरकार के द्वारा यही सोचा गया कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहाँ के सरकार को बर्खास्त कर दिया था। ये भी ऐसा माना जाता है एक प्रकार की इंदिरा सरकार की भूल थी कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि वो सिख समुदाय के भावनाओं को वही समझ सकते थे। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद ये मामला धीरे धीरे और बढ़ते गया। तो इसको साफ करने के बाद फिर आगे देखते हैं मामला आज का। इसी बीच आप कह सकते हैं कि 15 दिसंबर 1983 के लगभग में क्या हुआ कि अकाल तख्त क्या है वो भी हम बता देते हैं। अकाल तख्त पर भिंडरावाले का अधिकार हो गया। भिंडरावाले ने अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। अकाल तख्त जो है ये सिख समुदाय के एक कह सकते हैं कि प्रभुत्व एक धार्मिक जगह है, जो क्या है कि उस समय यानी जिस समय इसकी स्थापना हुई थी वो मुगल दरबार जो था, मुगल दरबार के जितना भी रहा वहाँ का जो सिंहासन है उससे 1 फीट ऊंचा इसको बनाया गया था, ताकि उनको बताया जा सके कि व्यक्ति का स्थान जो है वो भगवान से ऊंचा नहीं है, यानी व्यक्ति का स्थान भगवान का स्थान व्यक्ति से ऊंचा है, इसलिए इस अकाल तख्त को बनाया गया था। तो अकाल तख्त बनाने के बाद क्या हुआ कि भिंडरावाले का तो इस पे ये वहीं अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर के पास है अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। तो भिंडरावाले का कब्जा उसमें हो गया। कब्जा होने के बाद क्या हुआ कि उसी के कुछ दिन के बाद नरसिम्हा राव जो था कि उस समय जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने,
उस समय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, और उनके द्वारा क्या किया गया कि अकाली दल से बातचीत करने के लिए सरकार की एक समिति भेजी गई। अकाली दल के नेता, बहुत सारे नेताओं ने मान लिया, लेकिन भिंडरावाले नहीं माने सरकार के साथ समझौता करने के लिए। सरकार ने यहाँ तक कि चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाएगा, पंजाब को क्या किया जाएगा कि अधिकतर पानी उसको दिया जाएगा, बहुत सारे मांग को मान भी ली थी, और कहा गया कि और भी कुछ मांग मानी जाएगी, लेकिन भिंडरावाले तब पर भी तैयार नहीं थे, वो खालिस्तान की मांग को लेकर अड़े हुए थे। इसी के साथ क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद, यानी 1984 की बात करते हैं, 9 फरवरी 1984 को हरियाणा में क्या हुआ कि हरियाणा में सिख की हत्या, कुछ सिख की हत्या कर दी गई। आप जानते हैं कि हरियाणा का जो विभाजन है वो पंजाब से ही किया गया था भाषा के आधार पर, यानी हिंदी भाषी लोग जो थे उसको हरियाणा में आना था, उसके बाद से पंजाबी भाषी व्यक्ति जो थे वो पंजाब में रहना है। तो एक कारण भाषा के आधार पर भी बताया जाता है कि 1981 में हिंदुओं की हत्या के पीछे ये भी कारण बताया जाता है कि 1981 में जो जनगणना हो रही थी, जनगणना में एक ऐसा निकाला गया कि जो हिंदू है वो अपनी मातृभाषा हिंदी ही बतावे, जिसको लेकर वहाँ के जितना भी कट्टर सिख थे वो नाराज हो गए थे, जिसके लिए उन्होंने हिंदू की हत्या करना शुरू की गई, और इसी हत्या का परिणाम था कि हरियाणा में सिख की हत्या कर दी गई। सिख की हत्या कर दी गई, और हत्या करने के बाद वहाँ के एक नेता, बड़े नेता ने क्या कहा कि 2 जून के बाद यहाँ से क्या होगा कि पंजाब से कोई भी अनाज बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय जिसमें अकाल भारत में भुखमरी की स्थिति जैसी उत्पन्न हो गई थी, उस समय पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों ने क्या किया कि पूरे देश के भोजन प्रदान करने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। और ऐसा मानता था कि पंजाब के ज़मीन से सोना उगलता है। तो ये सब क्या है कि भाषा के आधार पर भी ऐसा माना गया, हिंदू की हत्या का और सिख की लड़ाई में भाषा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि शुरू से ही भाषा के मांग को लेकर राज्य अपना विभाजन चाह रही थी। तो सिख समुदाय का भी यही मानना था कि अगर इस प्रकार की हत्याएं होती है तो हिंदू क्या होगा कि पंजाब से सभी बाहर निकल जाएंगे, और बाहर से जितना भी सिख हैं वो भागकर पंजाब आ जाएंगे, जिसको लेकर सिख समुदाय के लेकर एक अलग खालिस्तान बनाया जाएगा। इसी को मांग लेकर भिंडरावाले अड़े हुए थे। और इसी बीच क्या हुआ कि एक पत्रकार के द्वारा भिंडरावाले से जब बातचीत की गई तो कहा गया कि आप सरकार की सेना से टकरा पाएंगे। तो भिंडरावाले का कहना था कि क्यों नहीं टकरा पाएंगे, नहीं टकरा पाएंगे तो यहाँ से भागने का भी जगह हमने सोच लिया है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, यानी अमृतसर से 10 किलोमीटर दूर पर एक खालड़ा नाम का जगह है जो पाकिस्तान बॉर्डर पर पड़ता है। कहा कि 45 मिनट में तो आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ पहुँचने के बाद आराम से बॉर्डर टप जाएंगे, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी है वो भी इसमें मदद कर रही थी, यानी खालिस्तान बनाने की मांग में वो भी आगे आ रही थी और मदद भी की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत दूसरे देश में भी खालिस्तान, इधर भी मांग बराबर उठते रहता है, कनाडा जैसे देश में भी उठते रहता है। तो खालिस्तान में बनाने की मांग शुरू से उस समय और जोर पकड़ने लगी। इसी बीच क्या हुआ कि जब देखा सरकार, इंदिरा सरकार के द्वारा देखा गया कि ये दंगा काबू नहीं होने वाला है, तो इसी के द्वारा 1 जून को अमृतसर को सेना की हवाले कर दी गई। इससे पहले क्या हुआ था कि ऐसा माना जाता कि वहाँ के स्वर्ण मंदिर में जब अकाल तख्त के पास सब जाता था तो जितना भी दूध के बर्तन हो गया, बहुत सारे फल की टोकरी हो गया, उसमें हथियार ले जाकर अकाल तख्त में जमा कर दिया जाता था। और जमा कर धीरे धीरे क्या हुआ, अकाल तख्त हथियारों का एक अड्डा बन गया, यानी आतंकवाद का एक अड्डा बन गया। और 21 जून को जब सेना का हवाले से इंदिरा सरकार के इशारे पर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में एक आर्मी सेना को, एक टुकड़ी को अमृतसर भेजा गया। और 1 जून को अमृतसर में क्या हुआ कि सेना का कब्जा हो गया। 2 जून को क्या किया गया कि इंदिरा गांधी के भाषण के द्वारा ऐसा कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि
इस समस्या को निदान हो सके, क्योंकि बहुत सारे निर्दोष व्यक्ति मारे जा रहे हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं। बातचीत कहने के बाद लगभग रात में ही क्या हुआ कि पंजाब के सभी फोन लाइन काट दिए गए, यानी नरम दल के नेता भी किसी से कोई बातचीत नहीं कर सकता है। और इसी प्रकार बीतता गया और 5 जून 1984 की बात यहाँ हो रही है। 5 जून 1984 को शाम से क्या हुआ कि दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो गई, गोली बारूद फायरिंग स्टार्ट हो गई। और स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ कि रात भर चलती रही गोलीबारी। 6 जून को क्या किया गया कि सेना के द्वारा टैंक लगाया गया। टैंक आप जानते हैं कि बहुत बड़ा बारूद लेकर एक ही बार फेंकने ने टैंक लगाया गया। और टैंक लगाने के बाद उस पर कार्रवाई की गई और देर रात जाके भिंडरावाले का लाश वहाँ से मिला। अकाल तख्त से भिंडरावाले के लाश को निकाला गया। बहुत सारे सैनिक भी मारे गए, आतंकवादी भी मारे गए और बहुत सारे निर्दोष व्यक्ति भी मारे गए। और इसी दौरान क्या हुआ कि अकाल तख्त को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अकाल तख्त को नुकसान पहुंचा, इसका फिगर भी इसके साथ हम दिखा देते हैं। तो अकाल तख्त के नुकसान पहुंचने पर जो कट्टर सिख थे वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और जगह जगह हिंसाएं होना शुरू हो गया था। तो इसी बीच क्या हुआ कि सरकार के अफसर के द्वारा इंदिरा गांधी के पास जाया गया और वहाँ बोला गया इंदिरा गांधी को कि हम चाहते हैं कि आपके सुरक्षा से सिख गार्ड को हटा दिया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। इस बात को कहते हुए मना किया कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर सिख गार्ड को अगर हम हटाते हैं तो उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगा, जो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में ऐसा विचार किया गया कि प्रत्येक सिख गार्ड के साथ एक गैर सिख गार्ड को लगाया जाएगा, लेकिन इसका सही से पालन नहीं किया गया। और 30 अक्टूबर को उड़ीसा के चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी के भाषण में ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा मौत की बात ही कर रही थी। यानी उनका कहना था कि जब तक मेरे शरीर में जान रहेगा, जब तक हम जीवित हैं, तो यहाँ के जनताओं पर आंच आने नहीं देंगे। उस बीच ऐसा देखा गया कि उनके बात से हमेशा मौत की बू आ रही थी। उनको ऐसा आभास हो रहा था कि उनकी मौत जो है एक दर्दनाक घटना के जैसा हो सकती है, और ऐसा हुआ भी। और 31 अक्टूबर के दिन, यानी आज ही के दिन 1984 में उन्हीं के अपने सिख गार्ड के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद राजीव गांधी को तत्काल प्रभार में प्रधानमंत्री बनाया गया। और हत्या के बाद ऐसा हुआ कि सिख विरोधी हिंसा भड़क गया। और सिख विरोधी हिंसा यानी जगह जगह क्या हुआ कि सिख विरोधी हिंसाएं होने लगी और जगह जगह सिख को मारे जाने लगे, दूसरे राज्य में मारे जाने लगे। लेकिन इसमें तो उस निर्दोष व्यक्ति का कोई हाथ नहीं था, लेकिन उसको मारा जा रहा था। ये भी क्या है कि आतंकवाद का एक, यानी धार्मिक भावनाओं को नेताओं के द्वारा ही उकसाया गया। और नेता भुगतना तो कम ही पड़ा नेता को, लेकिन उसके बीच क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा निर्दोष व्यक्ति मारे गए। तो इसलिए हिंसा से ना पहले आज़ादी मिल सकती थी ना अब मिल सकती है, क्योंकि हिंसा के द्वारा प्रायः निर्दोष व्यक्ति ही मारे जाते हैं। जो दोषी व्यक्ति होते हैं वो प्रायः बच के निकल जाते हैं, क्योंकि उसको हिंसा का परिणाम मालूम रहता है। तो आप लोग भी धार्मिक हिंसा यानी धर्म तंत्र के रूप में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि धार्मिक हिंसाएं बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। धर्म के बहकावे में आइए नहीं, क्योंकि धर्म का परिणाम आप यहाँ देख सकते हैं। धर्म मानना ठीक है, एक सीमा तक मानिए, लेकिन चरमपंथी मत बनिए, अंधविश्वासी मत बनिए। यही हमारा कहना है। आप अंधविश्वासी का एक अर्थ समझ सकते हैं। ये ऐसा हुआ, भिंडरावाले तो मारा गया, लेकिन अपने साथ ही सिख समुदाय के बहुत व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को भी उसके कारण बहुत सारे ऐसा देखा गया कि सिख समुदाय के लेडीज को छोड़कर जितना भी था मर्द को मार दिया जाता था। और कह सकते हैं कि अधिकतर पुरुष नरसंहार का रूप ले लिया था। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आतंकवाद ऐसा कहा जाता है, ये आतंकवाद
उतना ही देर यानी लगभग 10 साल तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। उसके बाद मुख्यमंत्री जो बना उसको भी हत्या कर दी गई। तो अभी तक भी बराबर खालिस्तान की मांग आपको बराबर देखने को मिलेगा कि खालिस्तान की मांग बीच बीच में उठते रहता है। तो ये थी पंजाब में आतंकवादियों का राह, और इसको खुद नेताओं ने आमंत्रित किया था, और नेता तो भुगते लेकिन इसके साथ ही जनता को भी बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा। तो आशा है कि आप इस इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में समझ गए होंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बने, इसलिए हम छोटा सा ही वीडियो में जल्दी जल्दी अपनी बातों को कहने की कोशिश की। आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और भी अच्छा लगे तो दूसरे को भी ज़रूर बतावे, और इसमें कुछ लगे कि ऐसा हमने गलती की तो वो ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद।